हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन के पूरे मैकेनिज्म के हवाले से। तो हमारी जो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करती है हमारी स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के पूरे मैकेनिज्म को। तो हम इसको पूरे तरीके से पढ़ के समझेंगे। तो द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द थिन मायोफिलामेंट स्लाइड पास द थिक वंस सो दैट दे ओवरलैप टू अ ग्रेटर डिग्री। तो होता क्या है इसके अंदर कि हमारी जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये हमें ये बताती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो हमारी थिन फिलामेंट्स होती हैं वो थिक फिलामेंट्स के ओवर स्लाइड करती हैं। तो होता है किसके नतीजे में क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होता है थिन और थिक फिलामेंट्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। अगर आप इस फिगर के अंदर देखें, जब हमारी मसल बिल्कुल लेग्स थी तो हमारी थिन फिलामेंट्स कुछ यहाँ पे मौजूद थी, कुछ ओवरलैपिंग वाला जो पोर्शन था सिर्फ इतना था। मसल जब लेग्स होती है तो ओवरलैपिंग वाला जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल थोड़ा होता है, बिल्कुल जो ए बैंड का एंड वाला पोर्शन होता है वहाँ पे ये ओवरलैपिंग थिन और थिक फिलामेंट्स की हमें देखने को मिलती है इन रिलैक्स मसल। बट जब मसल फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं, जब उनकी स्टिमुलेशन होती है नर्व इम्पल्स से, जब नर्वस सिस्टम उनको स्टिमुलेट करता है बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्स, तो क्या होता है फिर हमारी थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स के ओवर स्लाइड करती हैं और ये जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है ये इंक्रीज हो जाता है। तो अब ये जो स्लाइडिंग होती है थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट के ओवर, ये किस तरीके से होती है वो हमें समझना है। तो होता क्या है कि हमारी जो थिक फिलामेंट्स होती हैं उन थिक फिलामेंट्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं हेड। अब ये एक किस्म के हेड्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, जिनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी जो थिन फिलामेंट्स हैं उनके अंदर जाके हुक करते हैं। हमारी जो थिन फिलामेंट्स होती हैं उनके अंदर जो एक्टिन प्रोटीन होता है उस एक्टिन के ऊपर एक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, जो कि मायोसिन के लिए होती हैं। तो थिन फिलामेंट्स में एक्टिन जो होता है उस एक्टिन चेन पे एक मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो उन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स से मायोसिन फिलामेंट के जो हेड्स होते हैं वो जाके क्या करते हैं, वो जो हेड होता है वो जाके वहाँ पे हुक करता है, वहाँ पे अटैच हो जाता है। तो जैसे ही हमारी थिक फिलामेंट का हेड यहाँ पे हुक करेगा, यहाँ पे अटैच होगा, तो हमारी जो ये स्लाइडिंग वाला मैकेनिज्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कनेक्शन होता है, मतलब कि हमारी थिक फिलामेंट का थिन फिलामेंट से ये जो कनेक्शन बनता है जिसके नतीजे में थिन फिलामेंट की हमने कहा क्या होगी, स्लाइडिंग होगी। तो ये जो कनेक्शन बनता है ये तब बनता है जब हमारी थिक फिलामेंट्स के हेड्स थिन फिलामेंट का जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसमें अटैच होते हैं। तो उस कनेक्शन को, उस लिंकेज को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। तो ये जो लिंक्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस। तो क्रॉस ब्रिजेस एक्चुअली क्या होती हैं, ये वो लिंक्स होती हैं जो तब बनती हैं जब हमारे थिक फिलामेंट का हेड थिन फिलामेंट के मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पे अटैच हो जाता है। तो अब ये जो क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं, इन क्रॉस ब्रिजेस ये बनती हैं फिर से टूटती हैं, मतलब कि इनकी फॉर्मेशन और जो इनकी ब्रेकिंग है वो होती रहती है ड्यूरिंग है कुछ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये चीज़ होती रहती है। तो अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी फिर से वो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगी, फिर से क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, फिर से वो ब्रेक हो जाएगी। इस तरीके से ये जो क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन और उनके जो टूटने वाला जो प्रोसेस है इसकी पूरी एक सीरीज़ होगी। और उस सीरीज़ के नतीजे में क्या होगा कि हमारी जो थिन फिलामेंट्स हैं उनको ये थिक फिलामेंट्स अपनी तरफ जो सार्कोमीर का सेंटर वाला पोर्शन है उसमें खींच लेंगी। जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पहले मसल लेग्स थी तो थिन फिलामेंट्स कुछ यहाँ पे मौजूद थी, जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो थिन फिलामेंट्स की इस तरीके से स्लाइडिंग हुई ओवर थिक फिलामेंट्स। और जो थिन फिलामेंट्स पहले जो सार्कोमीर का एंड वाला पोर्शन था, बिल्कुल जो उसके एंड्स थे वहाँ पे मौजूद थी, वो थिन फिलामेंट्स अब जो सेंट्रल वाला पोर्शन है हमारी सार्कोमियर का वहाँ पे आ गई। तो अब सार्कोमियर का जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे थिक फिलामेंट्स थी तो उन्होंने खींच के अपने ऊपर स्लाइड करवाया थिन फिलामेंट्स को और उनको भी सेंटर वाले पोर्शन में लाई। तो ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस था। तो as this event occurs simultaneously in sarcomeres throughout the cell, the muscle cell shortens।
तो अब हमें क्या कह रहा है कि जैसे ये जो इवेंट था ये सार्कोमियर में होगा, मतलब कि ये सार्कोमियर जो हमने पढ़े कि एक्चुअल यूनिट है मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन के, जो एक्चुअल यूनिट है वो हमारे सार्कोमियर्स हैं। तो ये जो सार्कोमियर है इनकी लेवल पे जैसे ही ये प्रोसेस होगा तो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो शॉर्ट हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पूरा मसल का जो फाइबर है, जो सेल है जिसके अंदर वो मौजूद है, वो शॉर्ट हो जाएगा। और जैसे मसल फाइबर शॉर्ट होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ओवरऑल हमारी जैसे पूरी मसल ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और उसके बिहाइंड जो मैकेनिज्म है वो क्या है, उसके अंदर पूरा जो रोल है इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का है, जो कि एक्टिन और मायोसिन, इनका ही पूरा रोल है। उनकी जो स्लाइडिंग होती है इसकी वजह से ही पूरी कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। तो ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर जो था अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाला मसल की, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे बेंड्स होते हैं डिफरेंट, वो बेंड्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो हमारी अरेंजमेंट होती है फिलामेंट्स की, जो ये थिक फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट, इनकी एक स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट होती है इसकी वजह से होते हैं। तो अब जब स्लाइडिंग होती है तो वो जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है लेग्स मसल की, वो तो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो तो चेंज हो जाएगी अरेंजमेंट फिलामेंट्स की, जो कि लेग्स मसल के अंदर होती है। तो सीधी सी बात है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो जो बेंड्स होंगे उनकी जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। तो डिफरेंट जो बेंड्स हैं उन पे क्या क्या असर पड़ता है उसको हम देखेंगे। तो आई बेंड होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, क्योंकि आई बेंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सार्कोमियर का थिन फिलामेंट वाला पोर्शन रखता है। तो हमारी जो आई बेंड होगा, सीधी सी बात है, वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे थिन फिलामेंट जब स्लाइड ओवर करेंगे, थिक फिलामेंट्स के ऊपर से जब स्लाइड करेंगे, तो होगा क्या कि हमारी जो थिन फिलामेंट्स हैं वो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगी थिक फिलामेंट से। तो सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स वाला जो पोर्शन है वो पूरा कम हो जाएगा। तो आई बेंड्स जो सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स पे मुश्तमिल होती हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी। और जो हमारे डिस्टेंस होगा सक्सेसिव जेड डिस्क के बीच में, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारी जो जेड लाइन्स हमने ये पढ़ी, तो सीधी सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जेड लाइन्स के बीच में जो पोर्शन है, जो सार्कोमियर है, वो भी शॉर्ट हो जाएगा। और जो एज जोन है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। अब एज जोन डिसअपियर इस वजह से होगा क्योंकि जो एज जोन है वो हमारे इवेंट का जो सेंट्रल पोर्शन था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो थिक फिलामेंट का जो पार्ट है वही आ जाता है। तो सीधी सी बात है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब ये स्लाइडिंग होती है थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट के ऊपर, तो जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होता है थिक फिलामेंट का वो बढ़ जाता है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, पहले सिर्फ इतना पोर्शन था ओवरलैपिंग वाला, अब बढ़ गया। तो जब वो बढ़ गया पोर्शन, तो थिक फिलामेंट का जो बगैर ओवरलैपिंग के जो पोर्शन बचा वो इतना बचा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, थिक फिलामेंट वाले पोर्शन वाला जो जोन होता है एज जोन, वो डिसअपियर हो गया। तो हमारे जो ए बेंड्स होते हैं उनकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आती। अब ए बेंड्स की जो साइज़ होती है उसमें कोई भी चेंज क्यों नहीं आती? तो इसकी वजह ये है कि ए बेंड थिक फिलामेंट की पूरी लेंथ पे मुश्तमिल होता है, तो उसके अंदर ओवरलैपिंग वाला पोर्शन भी आ जाता है। तो अब ओवरलैपिंग वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है, बस उससे ए बेंड की जो लेंथ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बात थी जिसको हमने समझा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है, उसका पूरा मैकेनिज्म, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमने पढ़ी। तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉस ब्रिजेस की जो फार्मेशन होती है उसका पूरा हम कंट्रोल पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इनिशिएट होती है नर्व इम्पल्स से, मतलब कि जब हमारी जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो आके हमारी मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचती हैं, तो फिर हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाती है। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उस पर जैसे ही अराइव करती हैं नर्व इम्पल्स, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाती है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्चुअली ये एक साइनेप्स होता है। साइनेप्स का मतलब ये होता है कि ऐसा पोर्शन जहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर मसल सेल के अंदर इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्चुअली न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स होता है, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होती है हमारी इम्पल्स की फ्रॉम न्यूरॉन टू स्केलेटल मसल फाइबर। तो हमारी जो नर्व इम्पल्स इस तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू आती है, तो वो हमारी मसल फाइबर को स्टिमुलेट कर देती है और कॉन्ट्रैक्शन हमारी इनिशिएट होती है। तो अब ये जो नर्व इम्पल्स आती है
ये नर्व इम्पल्स हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सार्कोलीमा होता है मसल फाइबर का, उसके थ्रू होती होती जाती है टी ट्यूब्यूल की तरफ। जो हमने टी ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, टी ट्यूब्यूल्स एक्चुअली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, उसी का पोर्शन होता है। मतलब कि होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारा मसल फाइबर है पूरा, तो ये मसल फाइबर की पूरी सार्कोलीमा है। तो ये जो सार्कोलीमा वाला पोर्शन है, इसके थ्रू हमने पढ़ा कि जो न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स है उसके थ्रू इम्पल्स आएगी। तो सार्कोलीमा से होते हुए जो सार्कोलीमा की इन्वेजिनेशन होती है विद इन सेल, जिसको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल, जो कि एक इस टाइप की ट्यूब्यूल होती है, तो वहाँ पे जाएगी इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से होते होते फिर वो आएगी हमारे सार्कोप्लाज्म के अंदर। एक ऑर्गेनीज लोकेटेड होते हैं जिनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये जो नर्व इम्पल्स है ट्रांसमिट होके आएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। तो हमने जो स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर थी उस लेक्चर में ये पढ़ा था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है। तो इसका ये रोल होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है वो स्टोर करता है, जो कि होती है कैल्शियम। तो अब जो कैल्शियम के जो गेट्स हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन होंगे जैसे ही नर्व इम्पल्स उनको मिलेगी, वो ओपन होके कैल्शियम को रिलीज़ कर देंगे इनटू साइटोसोल। तो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम रिलीज़ हो जाएगी। तो अब ये जो कैल्शियम रिलीज़ होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन साइटोसोल पर, तो उसके अंदर जैसे ही कैल्शियम आएगी तो उस कैल्शियम का फर्दर मसल की कॉन्ट्रैक्शन में क्या रोल होगा, इस तस्वीर की मदद से हम समझेंगे कि कैल्शियम का रोल क्या होता है हमारी स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब स्लाइडिंग होती है, तो स्लाइडिंग के अंदर कैल्शियम आइंस का रोल इस तस्वीर से हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारी जो थिन फिलामेंट्स होती है उसकी फिगर है। तो हमारी थिन फिलामेंट हमने पढ़ा है कि 3 प्रोटीन से बनी हुई होती है, एक होता है एक्टिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन, तीसरा ट्रोपोनिन। तो ये हमारी 2 चेन्स होती हैं जो कि बीडेड अपीयरेंस देती हैं, वो होती हैं एक्टिन की चेन्स जो एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड होती हैं। तो ये जो हमारी एक्टिन चेन्स होती हैं, इनके अराउंड थिन फिलामेंट में ट्रोपोमायोसिन की चेन्स होती हैं, वो स्पाइरल मैनर में मौजूद होती हैं। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन की चेन्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि जब हमारी मसल का फाइबर बिल्कुल रिलैक्स होता है, जब कोई भी नर्व स्टिमुलेशन नहीं होती, तो हमारे जो एक्टिन है उसके ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उनको ये ब्लॉक रखता है, ताकि जब मसल रिलैक्स हो तब जो हमारे मायोसिन है उसके जो हेड्स हैं वो यहाँ पे आके अटैच ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी स्लाइडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और स्लाइडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तभी जो हेड्स होते हैं मायोसिन के वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स पे अटैच होने चाहिए। जब मसल रिलैक्स है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मसल जब रिलैक्स होती है तो एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनको ब्लॉक रखना काम होता है ट्रोपोमायोसिन का, ताकि हमारी जो हेड्स होते हैं मायोसिन के वो अटैच ना हो पाएँ। तो ये इनका फंक्शन होता है। तो जब नर्व स्टिमुलेशन आती है तो फिर ये जो साइट्स ब्लॉक करके रखता है हमारा ट्रोपोमायोसिन, ये नर्व स्टिमुलेशन आने से ये जो साइट्स ब्लॉक होती हैं ये एक्सपोज हो जाती हैं। अब ये किस तरीके से एक्सपोज हो जाती हैं, तो ये जो साइट्स एक्सपोज होती हैं उनमें रोल होता है कैल्शियम का। अब कैल्शियम का क्या रोल होगा कि कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्म के अंदर रिलीज होती है फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारी जो थिन फिलामेंट्स होंगी उन थिन फिलामेंट्स में जो ट्रोपोनिन मायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। ये जो ट्रोपोनिन आपको देखने में को मिल रहा है, तो इस ट्रोपोनिन से जाके अटैच हो जाएंगे कैल्शियम आइंस। यहाँ पे कैल्शियम आइंस आके अटैच हो जाएंगे। तो जैसे ही कैल्शियम आइंस ट्रोपोनिन से अटैच होंगे तो ट्रोपोनिन क्या करेगा, ट्रोपोनिन जो ये हमारे ट्रोपोमायोसिन है इसको क्या करेगा, स्लाइटली मूव कराएगा। मतलब कि ये जिस तरीके से स्पाइरल मैनर में हमारी एक्टिन के ऊपर मौजूद है और एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को ये ब्लॉक करके बैठी हैं, तो जैसे नर्व स्टिमुलेशन आएगी कैल्शियम रिलीज होगी और वो कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होगी, और वो जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स होंगे कैल्शियम के अटैच होने के बाद ट्रोपोमायोसिन को करेंगे डिस्प्लेस करेंगे कहाँ से, हमारी एक्टिन के ऊपर वो जिस पोजीशन में मौजूद है वहाँ से वो करेंगी डिस्प्लेस। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रोपोमायोसिन है वो हो जाएगी डिस्प्लेस। तो जैसे ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होगी तो जो साइट्स हैं बाइंडिंग साइट्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्टिन की,
वो हो जाएंगी अब एक्सपोज। तो जैसे ही एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज होंगी, तो हमारा जो मायोसिन हेड है वो अब इजीली उससे अटैच हो सकता है। हमारी स्लाइडिंग जो होती है थिन फिलामेंट्स की ओवर थिक फिलामेंट्स, उनमें इस तरीके से हमारी कैल्शियम आइंस का रोल होता है। तो इसको हम पूरा थोड़े में अगर समझें तो थोड़े में क्या, कि हमारी जो मायोसिन होता है वो ट्रोपोमायोसिन हमारी जो एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं उनके ऊपर इस तरीके से स्पाइरल मैनर में रेप अप हुए होते हैं कि वो एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जब मसल रिलैक्स हो तो हमारी जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनका हेड वहाँ पे आके अटैच ना हो पाए। तो जब स्टिमुलेशन आएगी, नर्व स्टिमुलेशन, तो सीधी सी बात है अब तो साइट्स को, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज होना चाहिए, तो उनको एक्सपोज करने में कैल्शियम का रोल है। तो कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से अटैच होता है और ट्रोपोनिन कैल्शियम से अटैच होने के बाद ट्रोपोमायोसिन को जिस प्लेस में वो मौजूद है उस प्लेस से कर देता है डिस्प्लेस, और इस तरीके से जो एक्टिन की साइट्स वो ब्लॉक करके बैठे थे ट्रोपोमायोसिन, वो हो जाती है एक्सपोज। और जैसे ही हमारी एक्टिव जो साइट है, बाइंडिंग साइट है, वो हो जाएगी एक्सपोज, तो हमारी जो मायोसिन है उनका जो हेड है वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही हेड अटैच हो जाएगा तो इस लिंक बनेगी उसको हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज की होगी फॉर्मेशन, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी और फिर से क्रॉस ब्रिजेस टूटेंगी, और इस तरीके से क्रॉस ब्रिजेस बनेंगी फिर टूटेंगी। ये प्रोसेस होता रहेगा और इस प्रोसेस की पूरी एक सीरीज़ के नतीजे में हमारी थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट की ओवर करेगी स्लाइड। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन का, जिसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया।